नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, आरपीसी सेकंड ग्रेड के जीके के पेपर में अब तक हमने कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट ये जो सभ्यता स्थल हैं इनको कंप्लीट किया है बहुत अच्छे से। और आज हम जो टॉपिक पकड़ने वाले हैं वो टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 18 जो है 8th to 18th सेंचुरी, यानी 8वीं से 18वीं शताब्दी, यानी एक प्रकार से मध्यकाल से लेकर के और आधुनिक काल तक का राजस्थान। और इसमें भी वो टॉपिक सिलेक्टिव टॉपिक आपके सिलेबस में है। तो इसमें जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो गुर्जर प्रतिहार का टॉपिक है। और अब तक जो भी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में है, ऐसा कोई भी पेपर नहीं था जिसमें गुर्जर प्रतिहार का कभी क्वेश्चन आया नहीं हो। किसी पेपर में एक क्वेश्चन आया है तो किसी में दो आए हैं, कभी एक कभी दो, यानी क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में 100% इस टॉपिक में से आता है। तो अब यह आता है कि इस गुर्जर प्रतिहार टॉपिक में किस किस तरह के आपके क्वेश्चन पूछ सकता है, किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक तो कोई इनसे संबंधित अगर शिलालेख वगैरह हो जो इनके बारे में जानकारी देता हो तो शिलालेखों के नाम आपसे पूछ सकता है। और इसके अलावा किसी राजा की कोई उपाधि हो, जैसे जो भी यहाँ के मेन 6-7 के आसपास राजा में है, मेन 6-7 राजा हैं, तो उन राजाओं की जो भी कोई उपाधि है, किसी को पर्टिकुलर किसी नाम से पुकारा जाता हो, वो चीज आपसे पूछ सकता है। इसके अतिरिक्त किसी राजा की कोई महत्वपूर्ण विजय, उस बारे में आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा इनके द्वारा बनाए गए स्थापत्य कला से संबंधित, यानी मुख्य रूप से इनके द्वारा जैसे कोई मंदिर वगैरह बनाया गया हो तो कौन सा मंदिर कहाँ है, इस बारे में आपसे पूछ सकता है। तो ये 4-5 जो है इस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक में से बनेंगे और आपको इसी प्रकार से पढ़ाई करनी है जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूं। तो जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं ऑथेंटिक किताबों से, वो फैक्ट मैंने नोट्स के रूप में लिखे हैं। तो नोट्स तो आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में, तो आप उनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और पूरी पूरी संभावना है कि इनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। लेकिन मैंने इस टॉपिक का महत्व बता दिया आपको कि गुर्जर प्रतिहार टॉपिक जो है इसमें से निश्चित रूप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अच्छा, एक और तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, किसके समय कोई राजधानी वगैरह हो या किसी ने कोई राजधानी बदली तो उससे संबंधित पूछ सकता है। तो ये कुछ फैक्ट हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो इसके साथ अब हम आगे पढ़ते हैं टॉपिक गुर्जर प्रतिहार। तो पहले थोड़ा सा मैप से कुछ मेन पॉइंट हैं वो हम देख लेते हैं, उसके बाद जो है आगे नोट से जो मेन फैक्ट है उनको देखेंगे। देखिए मित्रों, गुर्जर प्रतिहार शासकों की जो उत्पत्ति है उसके बारे में सभी विद्वानों के अपने अलग अलग मत हैं, अलग अलग बातें हैं। तो अलग अलग मत तो आपसे एग्जाम में पूछे नहीं जाते। आपसे मेन जो पॉइंट है वो ये पूछे जाएंगे कि गुर्जर प्रतिहार जो है इसमें जैसे मान लीजिए गुर्जर नाम है जो हम पहले देखते हैं कि ये गुर्जर नाम कैसे हुआ, प्रतिहार कैसे कहते हैं। तो मुख्य रूप से तो जैसे ये शासक थे ये प्रतिहार थे, इनका जो मूल नाम से जैसे आप इनको कहते हो तो प्रतिहार थे। प्रतिहार का मतलब एक तरह से होता है रक्षक। तो कुछ कई जो शासक होंगे, ये बात लगभग जो है गोपीनाथ शर्मा जी कहते हैं कि 6ठी शताब्दी का जो दूसरा चरण, तो उस समय जो है लगभग कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति हो गई थी। ये इन्होंने धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों को अपने अधिकार में लेना शुरू कर दिया था। तो ये किसी के सामंत वगैरह पहले रहे होंगे, इधर उधर कोई शासक होंगे और वहीं से धीरे धीरे ये बाहर निकले होंगे और इन्होंने राजस्थान को जो है वो अपना क्षेत्र बनाया होगा। कहीं इधर उधर उसमें कई रियासतें वगैरह होती थी, राजा वगैरह होते थे, तो किसी के सामंत वगैरह राजा के रहे होंगे और अलग अलग संभावनाएं बताती है। जैसे कर्नल जेम्स टोड है तो वो तो ये कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहार तो विदेशी हैं, बाहर से आए हुए हैं ये। तो इस तरह अलग अलग मत हैं सबके अपने। लेकिन मेन बात जो है लास्ट में निष्कर्ष यही आता है कि प्रतिहार मतलब का मतलब होता है रक्षक यानी द्वारपाल। तो कहते हैं किसी के कोई ना कोई सामंत रहे होंगे और समय के साथ साथ में ये 6ठी शताब्दी के आसपास यहां राजस्थान के क्षेत्र में आते हैं। और ये जो जोधपुर में जैसे मंडोर वाला जो क्षेत्र है, तो इस तरफ की क्षेत्र, ये जोधपुर मारवाड़ वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की तरफ ये आते हैं। तो फिर अब ये माइंड में आपके आना चाहिए कि जब थे ये प्रतिहार तो फिर ये गुर्जर नाम साथ में क्यों है। तो गोपीनाथ शर्मा जी ये कहते हैं, अब गोपीनाथ शर्मा जी कौन है, कोई पहली बार कोई पढ़ रहा हो, इतिहास वगैरह कोई जानकारी नहीं हो, तो गोपीनाथ शर्मा जी राजस्थान के बहुत महान इतिहासकार हुए हैं। 1947 में जब भारत आजाद होता है तो राजस्थान के इतिहास को पुनः लिखने के लिए गोपीनाथ शर्मा जी को कहा गया था। तो आप समझ लीजिए कि उनका स्थान क्या है। और आज भी
जो बाकी राइटर हैं, दूसरी भी जो मानक किताबें आती है, वो अपनी पुस्तकों में ये लिखती है कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने ये कहा है। तो इतना महत्वपूर्ण उनकी बात को माना जाता है। और अगर मानक किताबों की मानने की बात आती है, तो गोपीनाथ शर्मा जी की पुस्तक है वो राजस्थान के इतिहास में सोर्स मानी जाती है, एक ऑथेंटिक सोर्स। तो वो महान इतिहासकार हुए हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये गुजरनाम जो है, ये गुजरनाम पड़ा कैसे, कैसे इनको कहते थे। तो गोपीनाथ शर्मा जी कहते हैं कि भाई पहले देखिए, जो छठी शताब्दी वाला समय है, इस समय में यहां कोई वो तो था नहीं कि ये पूरा क्षेत्र कोई, जिसको हम कोई राजस्थान या कुछ ऐसा कहते हैं, उस तरह का तो उस टाइम कोई सिस्टम, उस टाइम तो कोई नाम ही नहीं था इस तरह का इस क्षेत्र को लेकर के। लेकिन ये जो क्षेत्र है, ये उस समय गुजरातरा कहलाता था। ये वाला जो क्षेत्र है, ये राजस्थान का ये जो भाग है, ये गुजराता क्षेत्र कहलाता था। और चूंकि यहां ये रहते थे या रहने आए, तो धीरे धीरे इस वजह से जो है, इस स्थान के नाम से इनके साथ साथ में हम इनको गुजर प्रतिहार कहने लगे। देखिए, आपको अलग अलग किताबों में कुछ चीजें अलग मिल सकती है। उसका मैं रीजन आपको एक और बता दूं कि राजस्थान का जो इतिहास है, वो लगभग 12वीं 13वीं शताब्दी के बाद हमें ढंग से इतिहास जो है वो देखने को मिलता है। उससे पहले राजस्थान का इतिहास जो है वो लिखने का कोई सिस्टम हमारे नहीं था। कोई किसी राजा, कोई इक्के दुक्के कोई इतिहासकार हुए हैं, बहुत सारी बातें तो उनकी आज तक मिली नहीं है, कईयों की तो कुछ मिली है। उनके आधार पर अलग अलग इतिहासकार जो है वो अपने अलग अलग निष्कर्ष निकालते हैं। तो आपको निश्चित रूप से अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें लिखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। ये जो शासक थे इस समय के, इनका जो कार्यकाल है वो अलग अलग देखने को मिलेगा। तो आपको सबसे बेहतरीन से बेहतरीन चीज हो सकती है, मेरे वाले को ही सही माना, मैं जो पॉइंट बता दूं कि इसको ध्यान में रखना, वैसा वो ध्यान में रख लेना। मेरे पास हर चीज का ऑथेंटिक प्रूफ है जो मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहां इस मैटर में तो आपको विविधता मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। तो ये पॉइंट थोड़ा बताना जरूरी है, नहीं तो आप फिर कहोगे सर ये हमारी इसमें ये लिखा हुआ है या वो लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना इसको। तो ये जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता था, गुजराता। और चूंकि ये यहां रहने आए, तो इस वजह से इनको जो है वो गुजर प्रतिहारी कहा गया। और बाद में कई जैसे जो लेख वगैरह, शिलालेख, उनमें भी हमें इनको गुजर प्रतिहार नाम जो है वो देखने को मिलता है। उनमें सिर्फ प्रतिहार नाम देखने को नहीं मिलता, फिर हमें आगे जो भी शिलालेख वगैरह या कोई जैसे मान लीजिए कोई भी शिलालेख या लेख हो, किसी दूसरे जो शासक थे उनके समय भी कहीं लिखा गया हो, तो भी जो है इनको गुजर प्रतिहार के रूप में संबोधित किया गया है। तो ये कुछ पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा और जो प्रतिहार शासक थे, ये कई दूसरे जो शासक थे उनके संपर्क में आते हैं। जैसे एवरेज जो मैं आपको इनका समय बता दूं, छठी शताब्दी से लेकर के और लगभग छठी शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक का एक एवरेज समय है, क्योंकि केवल यही इनकी एक शाखा नहीं थी या मंडोर में, इनकी और भी कई शाखाएं थी। तो इस तरह से लगभग एक एवरेज माना जाता है कि छठी शताब्दी के दूसरे चरण से इनका उदय होता है और 14वीं शताब्दी तक आते आते पूरी तरह से अवसान हो जाता है, यानी नष्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा एवरेज टाइम पीरियड ध्यान में रखिएगा। इसके साथ अब जैसे जिन जिन के संपर्क में, इधर अरब थे, मुस्लिम आक्रमणकारी थे अरब। और इधर की बात करें तो भारत में, मैं जैसे भारत से बताता हूं आपको, जैसे ये पाकिस्तान से भी इधर जो अरब प्रदेश हैं, वहां से मुस्लिमों के आक्रमण होते थे। आप जानते हैं कि सबसे पहला अरबों का आक्रमण सिंध पर हुआ था 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। राजा दाहिर था उस समय सिंध में। तो वो अरबों का पहला आक्रमण होता है। तो यहां अरबों के आक्रमण हुए। इसके अलावा जैसे बंगाल में इनका जो आगे संघर्ष होगा, त्रिपक्षीय संघर्ष, तो बंगाल में यहां जो शासक थे, पाल कहते थे उनको। दक्षिण भारत में यहां एक बहुत बड़ी शक्ति थी और वो शक्ति थी राष्ट्रकूट। तो इनसे लगातार जो ये संपर्क में, इनसे युद्ध वगैरह होते रहे। ये जो संबंध है, इन संबंधों में जो लेख वगैरह कभी लिखे गए इनको लेकर के, वहां भी इनको गुजर प्रतिहार के रूप में संबोधित किया गया है। तो कई शिलालेखों के नाम आते हैं, कई बार एग्जाम में आता भी है। आप उनको नाम नाम ध्यान में रखना है। जैसे आप नोट्स वगैरह लिखोगे तो उसमें ये लाइन ऐड भी कर सकते हो। जैसे नीलकुंड है शिलालेख, अब ये कहां है, क्या है, ये ऑथेंटिक बुक्स है, उनमें भी नहीं लिखा मिलता। और कोई अगर आप सर्च करना चाहो तो फिर गूगल में कभी इनको सर्च कर लेना। बाकी इनमें कोई ज्यादा और कुछ पता नहीं है। लेकिन ये किससे संबंधित है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे नीलकुंड शिलालेख का नाम आता है, देवली शिलालेख है,
राधनपुर शिलालेख है, करहाड़ शिलालेख है। तो इनमें जो है इनको गुजर के रूप में जो है यही गुजर प्रतिहार के रूप में जो संबोधित किया गया है। तो ये थोड़ा सा कुछ चीजें हैं, आप इनको ध्यान में रखिएगा। और बाकी जैसे हम गुजर प्रतिहार पढ़ेंगे तो इनका त्रिपक्षीय संघर्ष, और त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन थे? राजस्थान के तो थे गुजर प्रतिहार, दक्षिण भारत के थे राष्ट्रकूट और बंगाल के थे पाल। तो इन तीनों महाशक्तियों में लगभग 150-200 साल तक जो है वो लगातार संघर्ष होता है। किस पर अधिकार के लिए? कन्नौज पर अधिकार के लिए। अब आप कहोगे सर इस पर अधिकार के लिए क्यों होता था? क्योंकि कन्नौज उस समय हिंदुस्तान की शक्ति का केंद्र बिंदु था। हिंदुस्तान की शक्ति के केंद्र बिंदु अलग अलग समय में अलग अलग रहे हैं। जैसे लास्ट वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि जैसे मौर्य काल उनके समय जो है शक्ति का केंद्र यहाँ जो बिहार में आज जिसको आप बोलते हो पटना, इसका पहले नाम होता था पाटलिपुत्र। किसी जमाने में यह शक्ति का केंद्र था पाटलिपुत्र। फिर इस समय जो स्थिति है यहाँ 6वीं शताब्दी यानी ये 6ठी शताब्दी के आसपास यहाँ का राजा जो है जो हर्षवर्धन, इसके समय से शक्ति का जो केंद्र है वो यहाँ हो चुका था कन्नौज। आगे जैसे जैसे समय निकलता जाएगा ये 8वीं 10वीं 11वीं शताब्दी तक 12वीं शताब्दी तक फिर आगे मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है और उसके बाद से जो यहाँ वो ऐबक को छोड़ के गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, उसके बाद से शक्ति का केंद्र हो जाता है दिल्ली। तो अलग अलग समय में भारत में शक्ति के केंद्र अलग अलग रहे हैं और ये कहते थे कि इस शक्ति के केंद्र पर जो शासन करेगा जो अधिकार कर लेगा मतलब समझ लो वो पूरे भारत का विजेता वो ही है। एक तरह से ये मतलब होता था। तो 150-200 साल तक ये कन्नौज पर अधिकार के लिए संघर्ष करते रहे और सफलता किसको मिली थी? गुजर प्रतिहारों को यहां पूरी तरह से अधिकार करने में सफलता प्राप्त हुई थी। तो ये चीज हमें देखनी है। इसके अलावा इनकी राजधानी कौन कौन सी थी? शुरुआती राजधानी की बात करें तो प्रारंभ में इनकी राजधानी थी मंडोर। जो इनका मूल पुरुष है गुजर प्रतिहारों का, हरिश्चंद्र नाम है उसका। मैं अभी बताऊंगा आगे वंशावली वगैरह शुरू में जो मेन पॉइंट है। तो मंडोर थी। मंडोर से जैसे नागभट्ट प्रथम आएगा आगे इन्हीं का ही वंशज नागभट्ट प्रथम। और अगर आप एक वास्तविक शासक के रूप में भी देखना चाहो कि पहला प्रतापी शासक या वास्तविक शासक के रूप में, तो भी नागभट्ट प्रथम का नाम आता है। तो उसने जो है चूंकि शुरू से ही इनकी शाखाएं अलग अलग दिशाओं में हो चुकी थी, ये इधर उधर जा चुके थे। और ऐसा नहीं है सिर्फ यही थे, इधर ये गुजरात की तरफ मध्य प्रदेश की तरफ इधर इधर ये महाराष्ट्र की तरफ कई जगह इनकी शाखाएं थी। इनके वंशज वगैरह कई आगे इनके जो है वो हुए पुत्र। तो कोई किधर गए कोई किधर गए, जहां जहां जगह मिली वहां वहां अपने वो स्थापना करने लगे वो। तो नागभट्ट है वो यहां से राजधानी जो है अपनी एक अलग से ले जाएगा मेड़ता में, जो कि नागौर में। मेड़ता से फिर वो आ जाएगा भीनमाल और भीनमाल से इधर एमपी की साइड में आ जाएगा उज्जैन। तो इस तरह से इनकी राजधानी भी अलग अलग चेंज होती रही है प्रतिहार शासकों की। और इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रतिहार शासक हम पढ़ते हैं वो ये मंडोर वाले हैं। यानी मंडोर से ही आगे मेड़ता, मेड़ता से भीनमाल जो कि जालोर में, और उसके आगे उज्जैन। तो मुख्य रूप से इन्हीं जो है प्रतिहार शासकों के बारे में परीक्षाओं में पूछा जाता है और इन्हीं के बारे में पढ़ा जाता है। तो ये कुछ मेन बिंदु हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। अब जो है वो इनकी वंशावली के माध्यम से कुछ मैं आपको बता देता हूं नोट्स के थ्रू। अब जो मेन चीजें थी वो आपने देख ली। तो गुजर प्रतिहार शासक, सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है वो इनका ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ऐहोल अभिलेख वैसे है किसका? जो पुलकेशिन द्वितीय। ये कौन सा शासक था? चालुक्य शासक। दक्षिण भारत की एक मजबूत शक्ति आती है चालुक्यों के रूप में। तो उस समय वहां का मजबूत शासक था एक पुलकेशिन द्वितीय, जिसने सम्राट हर्षवर्धन को भी पराजित किया था। तो उसके समय का है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल एक स्थान भी है जहां से ये निकला है। कहां है ये? निकला है कर्नाटक में। तो ऐहोल अभिलेख के अंदर जो है वो गुजर प्रतिहारों के बारे में सबसे पहले उल्लेख मिलता है। इसके बाद में चूंकि उस समय उल्लेख मिलता है और उसी समय इनका उद्भव होता है, तो इसलिए उस समय एक उल्लेख मिल जाता है कि अच्छा इसमें सबसे पहले यानी कि उस समय से इनका उद्भव हुआ था। प्रतिहार शब्द का अर्थ होता है द्वारपाल। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार प्रतिहार भगवान राम के प्रतिहार यानी लक्ष्मण जी के वंशज माने जाते हैं। ये क्वेश्चन भी अलग अलग परीक्षा में पूछा गया है कि जो भगवान राम के जो वंशज थे जो है
भगवान राम के वंशज क्या, जो प्रतिहार, यानी भगवान राम के एक तरह से मान लीजिए रक्षक या द्वारपाल के रूप में कौन थे, लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी के वंशज माने जाते हैं कौन, ये प्रतिहार। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और जो ग्वालियर प्रशस्ति है, ये इन्हीं का ही वंशज, गुजर प्रतिहारों का ही वंशज आएगा मिहिर भोज, जिसने आदि वरा की उपाधि धारण की थी विष्णु की। तो वो भी आगे हम देखेंगे। तो उनके समय का है ग्वालियर प्रशस्ति। तो इसमें प्रतिहारों के बारे में हमें बहुत जानकारी मिलती है। और एक ये वर्ड होता है प्रशस्ति। कई बच्चे कहते हैं, कई हो सकता है पहली बार कोई पढ़ रहे हो जीके वगैरह की, सिर्फ प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। तो उसके बारे में जो भी है, ग्वालियर प्रशस्ति हो चाहे जितनी भी प्रशस्तियां होती है, तो वो राजाओं की या जो भी थे उनके बारे में उनकी जीत वगैरह विजीत, वो कौन से वंशज हैं, किसके वंशज हैं, उनका इतिहास बताने में काम में ली जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गुजरातरा क्षेत्र का स्वामी होने के कारण ये गुज्जर कहलाए थे। ये बता दिया मैंने। नैन सिरी ख्यात के अनुसार गुज्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं थी। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, ये परीक्षा में पूछा भी गया है। मुहैनोत नैणसी, जब आपके आर्ट कल्चर में जो टॉपिक है भाषा और साहित्य वाला, वहां नैणसी का नाम आएगा। तो मुहैनोत नैणसी जो है, ये वैसे राजस्थान में मारवाड़ के जो शासक थे महाराजा जसवंत सिंह, तो उनके विद्वान थे। और तो नैणसी जो है, उनकी ख्यात के अनुसार ये ग्रंथ है नैणसी का। तो गुजर प्रतिहारों की इन्होंने कितनी शाखाएं बताई है अपनी पुस्तक में, 26 शाखाएं बताई हैं। और आपको मैंने बताया भी होगा, पहले भी कभी कई जगह जिक्र किया होगा, कि जो महाराजा जसवंत सिंह है, वो नैणसी के अंतिम दिनों में इनसे किसी बात से नाराज हो गए और इन्होंने नैणसी को जेल में डाल दिया था। नैणसी और इनका भाई जो था, दोनों को जेल में बंद कर दिया था। तो नैणसी को यह चीज बर्दाश्त नहीं हुई कि यार मैंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, इनका इतने बारे में, इनका वीरता का वर्णन किया, सारा कैसे कैसे मैंने इतिहास निकाला है, और देखो मुझे जेल में बंद कर दिया। तो नैणसी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाया, ये जो बेइज्जत के रूप में जो चीज थी, और नैणसी आत्महत्या कर लेता है कारागार में। और जब आत्महत्या की उस समय भी इनकी आयु जो लगभग शायद 58-60 की उम्र के आसपास थे ये। इनकी सबसे प्राचीन शाखा जो है वो कौन सी है, मंडोर। तो मंडोर का एक नाम और मिलता है इसी समय, मांडव्यपुर। उस समय नाम मांडव्यपुर के रूप में ही मिलेगा आपको, तो आप थोड़ा ध्यान में रखना। ये मांडव्यपुर कहो या मंडोर कहो, ये एक ही बात है। कहां पर, जोधपुर में। इनका शासन 6वीं शताब्दी के दूसरे चरण से लगभग 14वीं शताब्दी तक रहा। महत्वपूर्ण समय जो है वो 8वीं से 10वीं शताब्दी, इस समय जो है वो गुजर प्रतिहार बहुत शक्तिशाली जो है उस समय शासक के रूप में रहे। और देखिए गुजर प्रतिहारों का उस समय शासक, भले ही इनके राष्ट्रकूटों से, पाल से लगातार युद्ध होते रहे, लेकिन उस समय इनके राजपुताना में यहां स्थित होने का सबसे बड़ा जो लाभ है वो ये मिला कि जो अरब आक्रमणकारी थे, मुस्लिमों के जो अरब आक्रमणकारी 712 ईस्वी से ये शुरू हो गए थे। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहला आक्रमण 712 ईस्वी में किया था, जो अरबों का आक्रमण था। और इसके बाद ये गुजर प्रतिहारी यहां थे, जिस कारण से ये बार बार इनसे इनका लगातार संघर्ष होता रहा। मैं आपको बताऊंगा, जैसे नागभट्ट फर्स्ट वगैरह आएगा, उसका इनसे संघर्ष होगा। मेवाड़ का शासक आता है बप्पा रावल, तो उसका भी इनसे संघर्ष आता है, जो बाहर से अरब आक्रमणकारी है। तो इनके उस समय राजस्थान में यहां होने का जो सबसे बड़ा फायदा यह मिला कि अरब आक्रमणकारियों का समय राजस्थान में, ये भारत में स्थायी रूप से शासन करने का जो समय है वो आगे फिर 12वीं शताब्दी में आता है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक से यहां जो है सत्ता स्थापित होती है मुस्लिमों की। तो अगर गुजर प्रतिहार वहां एक मजबूत शक्तिशाली शासक के रूप में यहां नहीं होते, तो फिर बहुत पहले ही यहां मुस्लिम जो है वो सत्ता स्थापित हो चुकी होती। ये सारी बातें, मैं आपको जो भी बातें समझाता हूं, ये सब इतिहासकारों ने कही है। तो ये चीज आप देखें, क्योंकि इतने इतिहासकारों की किताबें मैंने पढ़ी है, और जब इतिहास की बात आती है तो मतलब एक अलग ही इतिहास, तो इतिहास होता है। इतिहास को समझा जाए, पढ़ा जाए कि क्यों घटनाएं हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो बहुत सी चीजें होती हैं। चीनी यात्री हैन सांग ने
इनकी राजधानी पिलोमोलो को जो है बताया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। एक जगह देखिएगा हैनसांग का नाम ऑथेंटिक पुस्तकों में एक और नाम भी आपको मिल सकता है, आप वो ध्यान में रखना, युवान चांग। हैनसांग का नाम जो है वो कई बार परीक्षा में हो सकता है कभी ये युवान चांग भी लिखा जाए, तो ये हैनसांग का ही नाम है। और इसने इनकी जो राजधानी है वो क्या बताई थी, पिलोमोलो। इसी को भीनमाल कहा गया है, यानी भीनमाल वाला जो स्थान है वो पिलोमोलो ही है। और इसी के साथ ओब्लिक करके बाड़मेर भी लिखा हुआ मिलता है। लेकिन चूंकि उस समय बाड़मेर वो बाड़मेर नहीं जो आज आप समझ रहे हो, लेकिन ये कहीं इतिहासकारों ने लिख दिया होगा कि उस समय कभी बाड़मेर कोई बोला होगा या कुछ जो भी हुआ होगा, ओब्लिक के रूप में नाम आ जाता है पिलोमोलो ओब्लिक भीनमाल ओब्लिक बाड़मेर। लेकिन ये वो बाड़मेर नहीं जो अभी राजस्थान का जिला है, वो नहीं। ये पॉइंट सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं, कभी परीक्षा में कोई क्वेश्चन घूम फिर के आए तो वो आपके लिए अनजान ना हो। अरब यात्रियों ने इन्हें जुर्ज कहा। अरब प्रदेश से जो यात्री आते थे, जैसे एक बहुत फेमस यात्री आएगा सुलेमान, किस शासक के समय आएगा वो आगे मैं बताऊंगा। तो जुर्ज कहा, और जुर्ज जो है वो गुज्जर शब्द का ही एक अपभ्रंश के रूप में है। जैसे गुज्जर कहते हैं गुर्जर, तो गुर्ज से चाहे गुर्ज गुर्जर, इसी को उन्होंने एक जुर्ज शब्द के रूप में लिया। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा, पूछा हुआ है कि अरब यात्रियों ने जो है गुर्जर प्रत्यारों क्या कहा था, जुर्ज। तो ये गुर्जर शब्द का ही एक अपभ्रंश के रूप में है। अपभ्रंश क्या होता है, कई भोले बड़े बच्चे होते हैं, अपभ्रंश क्या होता है, उसी शब्द में तोड़ मोड़ करके कोई चीज सामने आती है, उसी को अपभ्रंश कहते हैं। समय के साथ में टूट फूट जो होती रहती है वर्ड में। उद्योतन सूरी ने 778 ईस्वी में कुवलय माला नामक ग्रंथ लिखा था। इस कुवलय माला के अंदर भी हमें इनके बारे में बहुत सी जानकारियां मिलती है। और ये उद्योतन सूरी किस शासक के समय था, वत्सराज के समय। इसी को रणहस्तिन भी कहते थे, उपाधि थी इसकी, आगे और पढ़ेंगे तो ये ध्यान में रखिएगा। और जब राजस्थानी भाषा और साहित्य पढ़ेंगे तो उस समय भी इस कुवलय माला ग्रंथ का नाम आता है। राजस्थान में इनके बारे में जानकारी घटियाला अभिलेख जो कि जोधपुर से प्राप्त हुए हैं, इनके बारे में हमें यहां से प्राप्त जानकारी कुछ प्राप्त होती है। इसके बाद में बात करते हैं कि इनका मूल पुरुष कौन था गुर्जर प्रतिहार शासकों का, तो वो था हरिश्चंद्र। तो अब थोड़ा सा वंशावली देख लेते हैं शुरू में। देखिए हरिश्चंद्र जो है इसी का ही एक दूसरा नाम भी लिखा मिलता है रोहिल्दी। तो ये आप नाम से कोई कभी कोई कंफ्यूज मत होना, ये रोहिल्दी नाम जो है ये दरअसल इसी का ही है, हरिश्चंद्र का ही नाम जो है वो कहीं लिखा मिलता है। तो ये पॉइंट भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को। तो अब ये बात घटना जो है ये कब की है, 6ठी शताब्दी की है। एक विद्वान व्यक्ति था, और था कौन, हरिश्चंद्र खुद क्या था, जाति से वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण था और काफी विद्वान था। इसकी एक ब्राह्मण स्त्री थी और एक क्षत्रिय स्त्री थी। तो ब्राह्मण स्त्री थी, इसका नाम तो अज्ञात है, यानी इसका नाम के बारे में पता नहीं चला है कि ब्राह्मण स्त्री जो थी इसकी पत्नी थी उसका नाम क्या था। लेकिन क्षत्रिय स्त्री जो थी, किसी क्षत्रिय कुल की वो कन्या रही होगी। और तो भद्रा जो है इसकी संतान, जो क्षत्रिय स्त्री थी इसका नाम था भद्रा, इसका नाम लिखा मिलता है। इसके 4 पुत्र वे जिन्होंने मिलकर मांडव्यपुर को जीता था। तो यहां पर ऑलरेडी वगैरह जिनका कोई शासन वगैरह रहे होंगे इधर उधर से कहीं कोई, तो इन पुत्रों ने मिलकर के जो है किसको जीता था, मंडोर को जीता था, जिसका नाम उस समय था मांडव्यपुर, यानी जोधपुर में है मंडोर। और ये पुत्रों के नाम क्या क्या है, भोगभट, कदक, रजिल और दह। तो इनके जो नाम सबके इसलिए लिखे हैं ताकि आपके थोड़े ध्यान में रहे, बाकी इनके नाम आपसे नहीं पूछेगा। इनमें यह व्यक्ति महत्वपूर्ण है रजिल, जिसके मैंने राइट का चिन्ह लगा रखा है। तो रजिल जो है इसका आगे पोता आता है नागभट्ट प्रथम। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण शासक के रूप में यही व्यक्ति हमारे सामने आएगा। और ये चावड़ों से इसने, जो उस वक्त थे चावड़ा थे यहाँ पे, इन्होंने जो है इनसे भीनमाल को ये जीतता है, ये पॉइंट भी हम देखेंगे। और मेड़ता को ये अपनी राजधानी बनाता है नागभट्ट। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत बार आ चुका है कि मेड़ता को अपनी राजधानी किसने बनाया, नागभट्ट प्रथम ने। भीनमाल को किसने बनाया, नागभट्ट प्रथम ने। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। तो मैंने ये थोड़ी सी वंशावली आपके ध्यान में रहे, बस इसलिए थोड़ा सा ये सारे नाम वगैरह मैंने लिखे हैं।
तो अब नागभट्ट प्रथम के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रतापी शासक के रूप में अगर आप किसी को देख सकते हो या किसी का नाम अगर पूछे तो वो नागभट्ट प्रथम ही है। और ये जो मैंने कालक्रम लिखा है एक एवरेज कालक्रम है, बाकी इसमें ऊपर नीचे आपको मिल सकता है, अलग अलग ग्रंथों में इतिहासकार भी एक मत नहीं है। तो 730 से लगभग 60 का समय माना जाता है। अब इसकी राजधानी आप देखिएगा, पहले ये अपनी राजधानी जो है वो मेड़ता लेकर के जाता है, मेड़ता से ये भीनमाल, और भीनमाल के बाद में उज्जैन को भी अपनी राजधानी बनाता है। तो ये कुछ पॉइंट जो हैं ये आप इसमें ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक चीज पॉइंट है, अगर आप ध्यान में रखना चाहें तो रख लेना, वो कोई ज्यादा जरूरत तो नहीं है। इस नागभट्ट प्रथम का एक बेटे का नाम आता है तात नाम का। तो उस तात के लिए कहते हैं कि जो तात था वो उसका जीवन से थोड़ा मोह वगैरह जो है वो उठ गया था, और वो मंडोर के किसी आश्रम में जाकर के और पूरी तरह से जो है ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया। तो ये एक व्यक्ति का नाम आता है जो कि नागभट्ट प्रथम का ही बेटा था। तो तात नाम का कभी पूछे कि जो पूरी तरह भक्ति में लीन हो गया था, तो वो ध्यान रखो तो रख लेना। नागभट्ट को ग्वालियर प्रशस्ति में राम का प्रतिहार, यानी प्रतिहार का मतलब जो है रक्षक, मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक, तो यानी अवरोध, और इंद्र के गर्व का नाशक, गर्व मतलब अभिमान, नारायण की मूर्ति का प्रतीक कहा गया है। तो ग्वालियर प्रशस्ति है, ये मिहिर भोज के समय इसकी रचना हुई, आगे आएगा मिहिर भोज। तो अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, और ये नागभट्ट प्रथम वाला तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ग्वालियर प्रशस्ति में राम का प्रतिहार, मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक, इंद्र के गर्व का नाशक और नारायण की मूर्ति का प्रतीक कहा गया। इससे मल्लेच्छों का नाशक और नारायण कहा गया है। मल्लेच्छों से यहां मतलब जो अरब आक्रमणकारी थे उनसे लिया गया है, उनको मल्लेच्छ ही कहा गया है। और आगे भी आप चाहिए आपके सिलेबस में राजवंश है चौहान पढ़ना है, वहां भी जो चौहान शासकों ने पराजित किया था अरबों को, तो उनके लिए भी मल्लेच्छों का इस्तेमाल किया गया है कि मल्लेच्छों को पराजित किया, मल्लेच्छों को पराजित किया। नागभट्ट को नागावलोक और इसका दरबार जो है वो नागावलोक का दरबार कहलाता था। तो इसको नागावलोक भी कहते थे, इसके दरबार को नागावलोक का दरबार भी कहा जाता था। नागभट्ट के समय उज्जैन शक्ति का प्रमुख केंद्र बन गया था, इसने बाद में उज्जैन को भी अपनी राजधानी बना लिया। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अब ये फैक्ट है चीजें, और ये आपको याद ही करनी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई समझाने वाली है उसमें, तो पॉइंट टू पॉइंट है ये। तो फिर अब थोड़ा सा देखते हैं कि जालोर, कन्नौज और अवंती, अवंती से मतलब उज्जैन से ही समझो आप। जालोर, कन्नौज, अवंती प्रतिहारों की नामावली नागभट्ट से ही शुरू होती है। जालोर में मतलब उस समय भीनमाल की हम बात कर रहे हैं, अवंती से मतलब हम उज्जैन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ की जो प्रतिहारों की नामावली जो प्रारंभ होती है वो किससे होती है, वो नागभट्ट से ही होती है। नागभट्ट के बाद में जो है इसका एक भतीजा आता है ककुक, तो इसके कोई पिता का नाम ज्ञात नहीं है। और नागभट्ट प्रथम का एक बेटा था तात, वो मैंने आपको बताया था कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के और भक्ति में लीन हो गया था पहले ही। तो आगे अब बहुत से बीच में कई इस तरह के नाम हैं, लेकिन कोई ज्यादा, बस सिर्फ आपको ध्यान में रहे इसलिए सिर्फ नाम लिखे मैंने। फिर कक्कू का आगे वंशज आता है देवराज, और इसकी रानी थी भूमिका देवी, इनकी संतान था वत्सराज। तो इस वत्सराज के बारे में हमें पढ़ना है। वत्सराज 778 से 794 ईस्वी, इसकी रानी का नाम था सुंदर देवी। और वत्सराज जो है, अच्छा एक देखिएगा, मैं आपको पिछले वर्षों के जो पेपर हैं एक बार वो पेपर दिखाता हूं मैं। ये 2018 वाला पेपर है जीके का, जो फर्स्ट पेपर हुआ था जीके के, दो पेपर हुए थे 2018 में। ये क्वेश्चन है, यानी जो लास्ट वैकेंसी सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपुताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? अब कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कौन थे? गुजर प्रतिहार। तो एक तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक ये है आभानेरी तथा राजौरगढ़ जो कि अलवर में है, कि कलात्मक वैभव किस काल के हैं। ये आगे हम इसे जो लेक्चर में है, गुजर प्रतिहारों के लेक्चर में ये आएगा पॉइंट ही। तो इन्होंने ये मंदिर वगैरह, ये स्थापत्य कला की दृष्टि से मैंने आपको बताया था क्वेश्चन पूछता है वो।
तो जो 31 तारीख को पेपर हुआ था, यानी जो फर्स्ट वाला बता दिया आपको, एक और पेपर दोबारा जीके का हुआ था, तो किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके नाम भी सुने हुए हैं तो भी आप ये क्वेश्चन सही कर दोगे। ये 2016 की वैकेंसी वाला जो पहला पेपर है जीके का वो है, और इसमें गुर्जर प्रतिहार के 2 क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक में से। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो अब ये नाम आपसे पूछ रहा है, तो मंडोर से मेड़ता जो है वो राजधानी स्थानांतरित करने वाला शासक जो है वो कौन था? ये हो गया नागभट्ट प्रथम, और आगे मेड़ता से ये लेके जाता है भीनमाल, और भीनमाल से ये आगे लेके जाएगा उज्जैन। तो ये ध्यान में रहना चाहिए आपके। किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? नीलकुंड, देवली, राधनपुर और कराड़। तो ये 2016 वाले में पूछा हुआ है, तो ये नाम आपको मैंने बताए थे। इतना ही नाम ऑथेंटिक किताबों में भी बस यही सिर्फ नाम ही लिखे हुए हैं, और ये आपसे पूछ लिया कि किन में गुर्जर कहा गया है, किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? तो इन चारों में ही कहा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है कूट, वो कौन सा हो जाएगा? ए बी सी डी, यानी सभी सही हैं। तो इस तरीके से एक छोटा सा किस्सा इस बात पे, 2016 की जब वैकेंसी थी ये सेकंड ग्रेड वाली, तो ऑफलाइन में जब मैं राजस्थान हिस्ट्री पढ़ा रहा था, तो मैंने ये पॉइंट वहां नोट्स में यूं ही लिखाया था कि चलो एक पॉइंट ध्यान में लिख लो, हो सकता कभी पूछ ले, बाकी तो नहीं पूछता सामान्यतः, हो सकता कभी पूछ भी ले। 4-5 शिलालेखों के नाम लिख लेना कि इसमें प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया, बस इतना ध्यान में रख लेना। तो कई स्टूडेंट उस टाइम क्लास में कह रहे थे सर आज तक तो हमने ये नाम ही नहीं सुने कभी, ये नीलकुंड, देवली, राधनपुर और कराड़, लेकिन वो लिखाया था पॉइंट, और संयोग ऐसा हुआ कि 2016 की वैकेंसी के अंदर ये पूरा पूरा एक क्वेश्चन आ गया सीधा का सीधा। कई बार कोई क्वेश्चन ऐसे उठ जाते हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा इसको। ये 2016 की वैकेंसी में जो दूसरा पेपर था 31 तारीख वाला, उसमें है कि किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया है? तो यहां ये सुलेमान आता है, मैंने आपको बताया था ये अरब यात्री आएगा, तो इस सुलेमान का नाम आपको ध्यान में रखना है। किसके समय आएगा वो सब बताऊंगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, कोई यात्री आया हुआ हो। और ये जो पेपर है ये 2013 की वैकेंसी का पेपर है, सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है। तो उस वक्त क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। तो हरिश्चंद्र की राजधानी तो कौन थी? शुरुआत में राजधानी मैंने आपको बता दी क्या थी, मंडोर। मंडोर थी इनकी पहली राजधानी, और मंडोर की जगह वो कई बार यूं भी लिख देगा मांडव्यपुर। तो आपको पता होना चाहिए कि मंडोर को ही मांडव्यपुर कहते थे उस समय। तो इस तरह से प्रश्न जो है वो परीक्षाओं में आपके इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं। इसके समय 778 ईस्वी में, किसके समय? वत्सराज के समय, उद्योतन सूरी ने कुवल्यमाला ग्रंथ लिखा। ये ग्रंथ लिया नहीं, ये लिखा है, ये ख लिखना है आपको। तो ग्रंथ लिखा। 783 ईस्वी में जैन आचार्य जिन सेन ने हरिवंश पुराण लिखा। ये क्वेश्चन भी किसी और कंपटीशन एग्जाम में पूछ रखा है, तो आपको ध्यान में रखना है जिन सेन के समय, ये 783 में, क्योंकि सब आसपास है, ऋषि वत्सराज के समय के हैं। तो जैन आचार्य था जिन सेन, इसने क्या लिखा था? हरिवंश पुराण। इसके बाद आता है राष्ट्रकूट जो था ध्रुव, उसने इसको पराजित कर दिया वत्सराज को। बहुत मजबूत शासक था वत्सराज, लेकिन इसको जो है वो इसने ध्रुव ने पराजित कर दिया था। मैंने आपको बता दिया उस टाइम राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार थे, और ये बंगाल में पाल थे, और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट। ये 3 सबसे शक्तिशाली शक्तियां थी उस समय, महाशक्तियां थी, और इनके बीच में लगातार संघर्ष होता रहेगा। कभी ये इसको रहेगा, कभी ये इसको रहेगा, कभी ये इसको रहेगा, ये लगातार चलता रहेगा। तो ध्रुव ने पराजित किया था किसको? वत्सराज को। लेकिन वत्सराज ने बंगाल शासक जो पाल शासक था धर्मपाल, उसको पराजित किया। और ये त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत कहां होती है? जो इन तीनों जो शक्तियों में आपस में जो संघर्ष वगैरह होता है, तो वत्सराज के द्वारा ही इसकी शुरुआत होती है। कन्नौज के इंदिरा युद्ध को परास्त किया, आयुध वंश जो है उसको समाप्त किया, किसने? इसी के द्वारा, वत्सराज के द्वारा। कन्नौज में उस टाइम आयुध वंश था, कोई इंदिरा युद्ध जो था शासक आयुध वंश का, तो उसको पराजित करता है ये। और तो धर्मपाल जो है उसने चक्रा युद्ध को वहां का शासक बनाया।
तो थोड़ा सा ये पॉइंट भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। ये सब इस तरह से ये आपस में लगातार इनमें संघर्ष चलता रहा, इसने उसको हराया, उसने उसको शासक बना दिया, कोई किसी को शासक बना रहा है, कोई खुद कैसे कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये कई नाम ज्यादा इस तरह से आते हैं। ओशिया के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया किसने? वस्त्रराज ने। तो जोधपुर में ही है। तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नोट, गुजर प्रतिहारों द्वारा मंदिर स्थापत्य की एक नई शैली विकसित की गई, शुरुआत की गई, जिसे गुजर प्रतिहार शैली कहते हैं। तो ये शैली थी मंदिर निर्माण की इनकी। प्रमुख स्थल कौन कौन से थे गुजर प्रतिहारों के, जहां इन्होंने मंदिर वगैरह बनवाए? तो ओशिया हो गया जोधपुर वाला। नीलकंठ महादेव मंदिर है कहां? राजौरगढ़ अलवर में। तो अब वो जैसे मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया था अभी पिछले वर्षों का, तो उसमें सीधा यही लिख रखा था राजौरगढ़। इसमें भी बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि नीलकंठ महादेव का मंदिर कहां स्थित है? तो राजौरगढ़ अलवर में है। और दौसा में हर्षद माता का मंदिर। तो ये सब किसके द्वारा बनवाए गए थे? इन्हीं गुजर प्रतिहार शासकों के द्वारा। यहां पर्टिकुलर मैं अभी वत्सराज की बात नहीं कर रहा, ये जो मैंने नोट वाला लिखा है ये नोट, ये अलग अलग समय पे जो शासक हुए तो उनके द्वारा इन अलग अलग स्थानों पे जो है गुजर प्रतिहार शासकों के द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो इस बिंदु को आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब आता है नागभट्ट सेकंड। तो इसका एक एवरेज समय है वो 794 से 833 ईस्वी के समय लगभग माना जाता है। इसने कन्नौज के चकरा युद्ध को परास्त कर इसे अपनी राजधानी बनाया। तो इसने कन्नौज के चकरा युद्ध को पराजित किया था, उसे अपनी राजधानी बनाता है और पाल शासक धर्मपाल को भी यह पराजित करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कन्नौज को राजधानी किसने बनाया था? यह पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। कन्नौज के शासक को पराजित कर इसे अपनी राजधानी बनाने वाला पहला गुजर प्रतिहार शासक वो है नागभट्ट सेकंड, और इसने पाल शासक धर्मपाल को भी पराजित किया। गोविंद तृतीय जो था राष्ट्रकूट शासक, उसने नागभट्ट सेकंड को परास्त किया। तो ये राष्ट्रकूट वाले थे, ये थोड़े मजबूत थे ज्यादा यहां के शासकों से, गुजर प्रतिहार वालों से। तो राष्ट्रकूट पराजित करते थे गुजर प्रतिहारों को, जो मेन शासकों के नाम आते हैं उनमें, और गुजर प्रतिहार पराजित करते थे इनको पाल शासकों को। मुख्य मेनली यही होता था। इसके साथ ही नागभट्ट सेकंड ने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अरब के मुसलमानों को भी परास्त किया। गंगा में जल समाधि ले ली किसने? नागभट्ट सेकंड ने। यह प्रश्न भी पूछा हुआ है कि किस गुजर प्रतिहार शासक ने गंगा में जो है वो जल समाधि ली थी? तो नागभट्ट सेकंड। अब आगे हम पढ़ते हैं, एक रामभद्र शासक आता है, लेकिन इसके बारे में कोई बीच में महत्वपूर्ण ऐसा जैसा कुछ नहीं है, तो आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ये नाम आता है रामभद्र का। अब आता है राजा भोज प्रथम या मिहिर भोज, 836 से 885। तो आप देख सकते हैं कि कितना लंबा कार्यकाल रहा है मिहिर भोज का। वैसे कहते हैं कि जो ये मिहिर भोज है, इसका मेन नाम भोज ही था, राजा भोज, और भोज नाम से इतिहास में बहुत सारे शासक हुए हैं। तो कहते हैं कि इतिहासकारों ने और शासकों से इसका विभेद दिखाने के लिए इसका नाम मिहिर भोज कर दिया। तो अलग अलग बातें लिखी मिलती है, और चूंकि ये पहला भोज के रूप में सामने आता है कि पहला भोज था, तो इसका नाम जो है वो लिखा गया इतिहास में भोज प्रथम। अब ऐसा नहीं कि ये खुद ने अपना नाम रखा था कि मेरा नाम है राजा भोज प्रथम, ऐसा नहीं है। तो ये तो इतिहासकार हैं, उन्होंने चूंकि ये पहला राजा भोज था तो इसका नाम भोज प्रथम या मिहिर भोज। आदि वराह है वह प्रभास की उपाधि धारण की थी। तो कुछ उपाधियां हैं, और आदि वराह बहुत लोकप्रिय उपाधि है। तो इसका मिहिर भोज के साथ डायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट नाम आता है कि आदि वराह की उपाधि किसने धारण की थी? मिहिर भोज के द्वारा। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय को इसने परास्त किया। पहले राष्ट्रकूट वाले हरा रहे थे यहां वालों को, अब ये जो था मिहिर भोज, इसने कृष्ण द्वितीय को पराजित किया राष्ट्रकूट शासक, और पाल शासक देवपाल को भी पराजित किया। अरब यात्री सुलेमान यानी 851 ईस्वी में इसके समय भारत आता है। ये क्वेश्चन आ गया सुलेमान वाला, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अरब यात्री सुलेमान जो है वो इसके समय भारत आता है, कब? 851 ईस्वी के आसपास। तो एक ये पॉइंट है। और इसके बाद है कि सुलेमान ने भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा है। यह प्रश्न भी पूछा गया है
कि सुलेमान ने भोज को, ये इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किस शासक को कहा है सुलेमान ने, तो वो भोज को यानी मिहिर भोज को कहा गया है। भोज को कन्नौज का महाराजा धीराज परमेश्वरा भोजदेवा कहा गया है। तो इस बिंदु को भी आप ध्यान में रखिएगा। भोज को कन्नौज का महाराजा धीराज परमेश्वरा भोजदेवा। ग्वालियर प्रशस्ति की रचना भोज के द्वारा ही की गई थी और ये ग्वालियर प्रशस्ति इन गुजर प्रतिहार शासकों की जानकारी का एक बहुत बड़ा सोर्स है इतिहासकारों के लिए। तो ये कुछ मेन फैक्ट हैं, मेन बिंदु हैं। आप इन्हीं बिंदुओं को बार बार रिवीजन कीजिएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में जो है ये टॉपिक आपका गुजर प्रतिहार शासकों का कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एक वीडियो में एक एक वर्ड जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कितना समय बचता है ऑनलाइन क्लास के अंदर, देखिए कितने फायदे होते हैं। अब ऑफलाइन के अंदर पहले इन चीजों को बोर्ड पे लिखते हैं, फिर बोर्ड पे समझाते हैं, फिर ये नोट्स लिखाते हैं एक एक, उसमें समय लगता है। तो अगर ऑफलाइन में किसी चीज के अंदर 2 घंटे का समय लगता, उस चीज को यहां 50 मिनट के अंदर वो चीज कंप्लीट हो जाती है और बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि मैं जब आपको ये चीज कोई समझाता हूं तो मेरे दिमाग में पूरा इतिहास चलता है, तो कोई भी मेन पॉइंट जो होता है वो सब चीजें आपके यहां मैं साथ साथ में बताता रहता हूं। क्योंकि बीच में कोई ऐसा नहीं कि बोल गया या कोई इधर उधर कोई बाहर चला गया, कोई क्लास से फिर अंदर आ गया, तो वो तो चीजें है ही नहीं है। तो पूरा एक जगह ध्यान केंद्रित कर करके जब मैं आपको समझा सकता हूं तो उसके कितने लाभ होते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।